की गई है हमारे सांबा में, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस का वार्ता रखी गई है। जो मनरेगा का नाम चेंज किया इस बीजेपी सरकार ने, महात्मा गांधी जी का जो नाम चेंज किया, आज उसके उपलक्ष्य पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और पूरी की पूरी ब्रीफिंग जो है वो हमारे एक्स MLA इंदु पवार जी ये आज ब्रीफिंग करेंगे पूरे प्रेस को। तो मैं कहता हूँ मैडम कि आप थोड़ा ब्रीफ करें। हमारे जो मीडिया के बंधु भाई आए हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम आपका अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई गई है, वो बीजेपी ने जो नया बिल लाया है, मनरेगा की जगह नई स्कीम विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार अभियान मिशन ग्रामीण VBG राम जी, ये जो योजना लाई गई है। और इसके विरोध के लिए कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हमें प्रोग्राम दिए हैं और हमारे कई कार्यक्रम यहाँ पे हमको निर्देश दिया गया है करने का। UPA सरकार में सोनिया जी के नेतृत्व में हमारे जो राइट बेस्ड एक्ट जो हैं कई देश के लोगों को दिए गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझती थी कि लोगों को उनके हक मिलने चाहिए और डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री में लोगों को उनके हक मिलने चाहिए। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया गया, उसके बाद जो एजुकेशन का फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फॉरेस्ट लैंड एक्ट दिया गया, जंगल ज़मीन ये एक्ट दिए गए। और इसीलिए ये मनरेगा के तहत जो हमारा जो सिटीज़न जो हमारा है, राइट टू वर्क जो हमारे देश में पैदा हुआ है और जो देश का नागरिक है, उसको हक है अपना काम चुनने का। और सबसे बड़ा इसमें कंपोनेंट है कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, मैं कहूँगी कि जो गरीब आदमी है, जो हमारे देश में रहता है, जो हमारे देश का नागरिक है, और उसको काम मांगने का भी हक है। और अब तो इसको बीजेपी सरकार ने ख़त्म ही कर दिया है। जब मनरेगा लाया को तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हर इंसान को 100 दिन का रोज़गार मिलना चाहिए और उसमें ग्राम सभा जो होगी वो तय करेगी कि कहाँ से काम आएगा, कौन काम करेगा, कितना काम करेगा, कितने लोग काम करेंगे। इसके तहत, क्योंकि ये पंचायती राज के तहत इस काम को शुरू किया गया था, क्योंकि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट है वो भी कांग्रेस ने लाई थी और कांग्रेस चाहती थी कि डेमोक्रेसी को ज़मीनी स्तर पर लाया जाए। तो अब इसको कमज़ोर कर दिया गया है मनरेगा को, और मैं समझती हूँ कि कमज़ोर करने के साथ साथ ये बहुत अच्छा कांग्रेस ने इसको चलाया था लोगों को रोज़गार देने के लिए। और पर जहाँ पे बीजेपी और बीजेपी के अलायंस की जहाँ हम बात करें सरकारें थी, वहाँ पे ये धीमी गति से चलता था। और जो राज्य सरकार बीजेपी का काम करने का तरीका है कि प्रो कॉरपोरेट, प्रो पूंजीपति और अमीर आदमियों के लिए राजनीति करती है। और इससे साफ जाहिर होता है कि जो कांग्रेस ने एक्ट दिए उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट लैंड एक्ट कांग्रेस ने दिया और उस ज़मीन को अडानी को दे दी गई, और 3 काले कानून किसानों के लिए लाए गए। और ये जो कानून थे वो ये कहते थे कि किसानों की ज़मीन छीनने का हक बीजेपी पार्टी लेना चाहती थी। और इसमें कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट में किसानों के हक की बात की और 14 महीने ये संघर्ष चला और आखिरकार बीजेपी को ये 3 काले कानून जो हैं वापस लेने पड़े। आप जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट की हम अगर बात करें तो जो बीजेपी है वो डायरेक्ट हमला नहीं करती है, वो जो एक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करके इन एक्ट को कमज़ोर करती है। एक साइड बीजेपी कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और दूसरी साइड SIR के तहत
जो बीजेपी है वो लोगों के वोटों को डिलीट कर रही है। जिस वोटर को का वोट जो है डिलीट हो जाएगा वो फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आएगा, ना उसको खाना मिलेगा, ना उसको पेंशन मिलेगी। और इस एक्ट को ख़त्म करके बीजेपी चाहती है कि ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद आप देखें कि राइट टू इंफॉर्मेशन को तो कमज़ोर कर ही दिया है। जो हमारा वोट डालने का अधिकार है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू जी जब थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो वोट डालने का अधिकार है ये सबको समान अधिकार है चुनाव में मतदान करने का, और बराबर का हक, बराबर का और वोट का अधिकार उन्होंने सबको ये दिया था। पर नेहरू जी ने यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज बनाई थी इसलिए कि सबको वोट का अधिकार बराबर का मिले। पर उस वक्त भी आरएसएस ने इसका विरोध किया था कि उन्होंने कहा कि लिमिटेड फ्रेंचाइज होनी चाहिए, क्योंकि जो वोट का अधिकार है वो सिर्फ अमीर लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को, टैक्स पेयर को और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ये हक मिलना चाहिए। तो उनके जो आरएसएस के ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने भी ये कहा कि नेहरू विल रिग्रेट फॉर इट्स डिसीजन ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इन्होंने हमेशा, बीजेपी ने ऊंची जाति के लोगों को प्रिविलेज दिया है। इनकी लिस्ट में जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। खाना, जो गरीब लोगों को खाना देने की पॉलिसी नहीं है, उनके लिए इनके पास काम नहीं है। ये छोटे लोगों को बाहर करना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ऐसे ही जो नरेगा के क्या ये जो बीजेपी है ये क्या समझती है कि वोट जो है दलित, किसान, गरीब, मजदूर, इनके वोट काट करके और इनको ना रोज़गार देके क्या हमारा भारत जो है वो सक्षम बन सकेगा। और इसके साथ साथ ही मनरेगा में भी ऐसे ही हुआ कि 5 बजे ये लोग पार्लियामेंट में आए और रात को 2:30 बजे एक तरफा फैसला करके इन्होंने नई स्कीम लेकर ये आ गए और इन्होंने महात्मा गांधी के नाम को हटाया। ये महात्मा गांधी के नाम को हटाने की बात नहीं है, ये मज़दूरों को हटाया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि इन्होंने जब फैसला किया, जब कोई स्क्रूटनी नहीं की, कोई इन्होंने सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा, और जब मनरेगा को लाया गया था तो उसको लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी की गई थी, उस पर डिस्कशन हुआ था, उसके बाद मनरेगा जो है उसका बिल पास किया गया था। और ये तो चलो जो मनरेगा है इसको तो ये ख़त्म कर ही रहे हैं, हमसे छीन ही रहे हैं। पर जो जैसे ग्राम सभा जो थी वो सिलेक्ट करती थी कि किसको काम देना है, गांव में ग्रास रूट लेवल पे कितना काम आएगा, उनकी मर्ज़ी से काम होता था। तो अब उसका डिसीज़न भी अब कोई नहीं लेगा, ख़त्म हो गया। और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट, 40% जो है वो 60-40 का डिवीज़न होगा। पहले 90 और 10 का डिवीज़न होता था कि 90% केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी। अब 40% राज्य सरकार देगी। अगर 40% राज्य सरकार देगी तो केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाती है। और मैं समझती हूँ कि ये जो 40 और 60 का रेशो इन लोगों ने बनाया है, इसमें मतलब अब जितनी भी राज्य की सरकारें हैं वो बचेंगी लोगों को रोज़गार देने के लिए। तो इसके साथ साथ करोड़ों लोगों का, 1250 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता था मनरेगा में, और अब महिलाएं भी उसमें काम करती थी। और उसके बाद अब ये रोज़गार करोड़ों का तो छिन ही रहा है। और उसके बाद ये जो काम है बीजेपी का कि यही है कि इन्होंने और कोई रोज़गार ये नहीं दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आखिरी पंक्ति में जो आखिरी आदमी होगा उसका पेट भरना, उसको खाना देना और उसके आंसू पोंछना, ये कांग्रेस की काम होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो गरीबों को मार पड़ रही है, गरीबों को मार पड़ रही है, उस मार से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपना अभियान चलाया है और ये लोगों को मोबिलाइज करेगी। और जितने प्रोग्राम AICC ने दिए हैं, चाहे प्रोसेशन
निकालने हैं, चाहे प्रोटेस्ट निकालने हैं, और चाहे लोगों को मोबिलाइज करना है, चाहे इंटीमेट लोगों को करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, कलेक्टर के ऑफिस का घेराव करना है, हंगर स्ट्राइक करनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, ताकि घर घर जाके लोगों को दस्तक देके हम ये बताएं कि जो मनरेगा था लोगों के हित में था, ग्रास रूट लेवल का ये लोगों को काम मिलता था। बीजेपी जब से आई है उन्होंने कोई काम नहीं, रोज़गार लोगों को नहीं दिया, उल्टा जो रोज़गार हैं, जो कांग्रेस ने एक्ट बनाए उनको भी कमज़ोर करके उनको ख़त्म करने की, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझती हूँ कि हम लोगों को अवेयर करेंगे, इंटीमेट करेंगे, और जो हमको AICC ने प्रोग्राम दिए हैं, कार्यक्रम दिए हैं, हम उसमें सब कांग्रेसी जो हैं मिलजुल कर लोगों के दिलों तक बात पहुँचाएंगे कि हमें, ताकि हम मनरेगा को रोल बैक करके और दोबारा उसी फॉर्म में हम ला सकें। इसके साथ साथ जो हमारा स्टेटहुड है उसके लिए भी हम काम करेंगे, उसके लिए भी हम घर घर जाकर अपनी स्टेटहुड वापस लेंगे और लोगों के हितों के लिए कांग्रेस लड़ती रहेगी। जो सारी जो अवाम है वो चाहती है कि कांग्रेस आए और हम कांग्रेस के लिए, ताकि उनको शांति मिले, उनको रोज़गार मिले, वो अच्छी तरह से वो लोग रह सकें, हमारे देश का विकास हो। तो ये इन्होंने नाम तो ये रखा है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार अभियान मिशन ग्रामीण, पर मुझे समझ नहीं आती इसमें विकसित कहाँ है। और विकसित भारत तो मोदी जी कहते हैं कि 2047 में बनेगा। ये कैसा भारत बनेगा कि लोगों को महाबेवकूफ़ बनाने का तरीका अपनाया जा रहा है, और इसमें जो लोगों को है वो कोई काम नहीं दिया जा रहा। और मैं समझती हूँ कि हम इसके लिए, मनरेगा को दोबारा लाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैम, बीजेपी की कांग्रेस को राम के नाम से दिक्कत है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, बेशक बीजेपी ये बात अगर कहती है, पर आप सोचिए, राम तो सबके हैं भगवान, पर राम का भगवान का नाम इतना पवित्र है कि जब भी कोई स्कीम आती है उसमें छोटे मोटे बड़े घोटाले होते रहते हैं। तो क्या राम जी को बदनाम करना चाहते हैं ये लोग? उसमें जब घोटाले होंगे स्कीम में तो उसमें राम का नाम रखकर, तो इनको खुद ही महसूस होना चाहिए कि इन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए। भाजपा का कहना है कि जो पहले पेमेंट रिलीज होती थी उसमें ठेकेदार जब वो बाहर से साइन करवाते थे, लेबरर्स को वो जो वो गुमराह करते थे, पैसा निकलवा लेते थे। लेकिन अब इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी और इसमें सारा का सारा सिस्टम डिजिटाइजेशन किया गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो क्या लग रहा है कि नए प्रोविजन जो इस एक्ट में लाए गए हैं वो सही है, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि इसमें और ज्यादा भ्रष्टाचार होगा? ये देखिए, मेरी बात ये आपको मैं पहले ही बता रही हूँ कि इसमें ग्राम सभा जो थी वो काम को सेलेक्ट करती थी, इन द सेंस कि अगर आपके यहाँ पे कोई काम हो रहा है तो उसमें जो वहाँ की पंचायत है, वहाँ का है, वो देखते थे कि कहाँ काम करना है और कितने लोगों ने करना है, काम कहाँ से आएगा, कहाँ पे काम किया जाएगा। अब तो अब जैसे जम्मू में ही है, तो अगर काम आप रियासी में करेंगे या काम कहीं करेंगे तो वो मजदूर पहाड़ी एरिया से उठकर अपना काम लेने वहाँ जाएगा। और अब तो 60-40 का डिवीज़न कर दिया गया। अगर 40% राज्य सरकार को देना है तो जब काम होगा 5,000 से लेके 15,000 करोड़ तक 40% राज्य सरकार का बनेगा, तो राज्य सरकार इससे रोज़गार देने में बचेगी नहीं। तो आप ऐसे तो मतलब उसी एरिया में काम होता था। तो मैम, लगातार बीजेपी का ये भी आरोप है कि आपके शासनकाल में 200 करोड़ रुपए का मनरेगा में घोटाला हुआ, तो उसको लेकर किस तरह से? देखिए, इनके घोटाले हो रहे हैं, मैं उंगलियों पे गिना सकती हूँ, उंगलियों पे भी आप नहीं गिन सकते जो ये लोग घोटाले करते हैं। इसने तो आरोप, बीजेपी ने तो आरोप लगाने हैं झूठे सच्चे। ऐसे भी इन्होंने कहा कि 2015 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो क्या किसानों की आय दुगनी हुई? भले ही भूखमरी और आत्महत्या के रेट बढ़ गए। दूसरों की करप्शन तो इनको दिखती है, पर अपने देश की करप्शन और गरीबी नहीं दिखती इनको। बाबर की समय की करप्शन की बात करते हैं, और राहुल गांधी जी जो हैं वो इतिहास, वो आज की बात करते हैं, और मोदी जी जो हैं वो बात करते हैं इतिहास की।